नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव दक्ष पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करेंगे, राजस्थान सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पूर्व एक आदेश निकाला, एक अधिसूचना निकाली है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो सीईटी के माध्यम से आयोजित कराई जाएंगी। तो सीईटी क्या है, आज का अपना टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। सीईटी क्या है सीईटी? सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब समान पात्रता परीक्षा। अब ये क्या है, बहुत से विद्यार्थी इसको लेके कंफ्यूजन की स्थिति में भी हैं। अभी 100% स्थितियां आदेश में भी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। अपन जो आज डिस्कशन करेंगे भी किन किन भर्तियों पे तो ये लागू है, इसका सिलेबस क्या रहने की संभावना है, आवेदन कौन कर सकता है, इन सारे मुद्दों को लेके आज चर्चा करेंगे। पहले जो है डिस्कशन से पहले हमने कुछ लाइनों में इसको पिरोया है सीईटी को। जो इसके सीईटी के मेन पॉइंट्स हैं उन पे ये 4 लाइनें लिखी हैं। उम्र की सीमा नहीं, ना ही फिक्स अटेम्प्ट का भार, मतलब आपको इसमें एज बाउंडेशन नहीं होगा। और जो अटेम्प्ट्स हैं, फिक्स अटेम्प्ट नहीं होंगे कि आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। जैसे आप यूपीएससी की परीक्षा देते हो, आईएएस की परीक्षाएं देते हैं, फिक्स अटेम्प्ट है, तो वो सिस्टम इसमें नहीं होगा। बहुविकल्पीय होगी समान पात्रता परीक्षा। अपन अभी स्टेट में जो मैक्सिमम एग्जाम्स देते हैं वो बहुविकल्पीय हैं, आपको एबीसीडी के ऑप्शन मिलते ही हैं। इसमें प्राप्तांक ना होंगे अंतिम चयन का आधार, मतलब आपके जो सीईटी में मार्क्स आए हैं वो कभी भी अंतिम चयन का आधार नहीं होंगे कि सीईटी में नंबर आ गए, मान लो आपके 80% नंबर आ गए, आपने कह दिया कि नहीं सर मेरा तो इससे फाइनल सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन का आधार नहीं होगा। अब जो इसकी और कुछ विशेषताएं, एक बार ही होगा पंजीयन, मतलब आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपने जो राज्य सरकार ने कि पोर्टल लॉन्च कर रखा है सिंगल साइन ऑन, उस पे आप एक एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। उसी इंटीग्रेशन पॉलिसी से इसका जो है आवेदन होगा। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर आपको बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार नहीं करना पड़ेगा आवेदन। प्रमाण पत्र होगा 3 वर्ष बाद अवधि पार। हर जो एग्जाम है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे यूपी ने लागू कर रखा है, एमपी ने लागू कर रखा है, उनका क्या होता है कि एक फिक्स ड्यूरेशन होती है कि इतने साल तक ये वैलिड है। जैसे रीट वगैरह का, जो आरटेट वगैरह का वैलिडेशन था, उसी पैटर्न पर इसका वैलिडेशन कितना होगा, 3 साल। प्यारे दोस्तों, यही है सीईटी का सार। तो ये तो बिल्कुल हमने इसको एक फॉर्मूले बेस में पिरो दिया। बाकी जो कार्मिक विभाग ने अधिसूचना निकाली उसको बिंदुवार डिस्कशन करते हैं कि इस बिंदु का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं सर कांस्टेबल में लगेगी क्या, सर पटवार की जो परीक्षा चल रही है उसमें लगेगी क्या, तो वो सारे डाउट्स अभी आपके क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। ये चीज देखें आप, पात्र माना जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जो ये सीईटी होगी, ये एक तो नॉन टेक्निकल पोस्ट, दो प्रकार की पोस्ट होती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। और सीईटी में जो आपने, मान लो सीईटी किस बेस पे होगा, एक एग्जाम होगा। अब उस एग्जाम में मान लो मेरे 70% आए, एक मेरा ही मित्र है उसके 80% आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 80% वाले को नौकरी मिल गई, आप सीईटी दोनों क्वालिफाई कर गए, सीईटी दोनों, क्योंकि सीईटी में क्या है कि कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक तो है ही नहीं, तो 70 वाला और 80 वाला यहां तक तो बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन एक विज्ञप्ति आई पटवारी की विज्ञप्ति में कह दिया कि जिसके सीईटी में 75% है वो ही अप्लाई करे। तो इस समय दिक्कत हो गई 70 वाले के, क्यों? क्योंकि वो पात्र नहीं होगा पटवारी के एग्जाम में बैठने का। तो सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है कि आपको एग्जाम में बैठने के लिए आप पात्र हो या नहीं हो। अब वो परसेंटेज वगैरह डिसाइड होंगे, वो बाद में जो कमेटियां हैं वो डिसाइड करेंगी कि पटवारी के लिए कितना परसेंट चाहिए, ग्राम सेवक के लिए कितना परसेंट चाहिए। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि 80% से अबोव स्कोर करो तो सब एग्जाम्स में सेफ हुई, और 80% से अबोव स्कोर कौन करेगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो। तो इस पात्रता परीक्षा का मेन फायदा क्या हो जाएगा कि आपकी तैयारी भी लगातार चलेगी और आप
आप खुद ब खुद इस जो सिलेक्शन है उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। तो इस बिंदु का मतलब क्या हुआ कि ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, आपके सिलेक्शन को डिफाइन नहीं करेगी। अब पॉइंट नंबर 2, स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता। आपको पता है कि अपन फॉर्म भरते हैं, एक आरएएस का फॉर्म भरते हैं, एक ग्राम सेवक का फॉर्म भरते हैं, एक पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं। सबकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होती है, कोई 10वीं पास होता है, कोई 12वीं पास होता है, कोई ग्रेजुएट स्तर का होता है। तो जो सीईटी है वो 2 सीईटी होंगी, एक तो ग्रेजुएशन बेस पे, स्नातक बेस पे, और एक उच्च माध्यमिक बेस पे। भाई जिसकी योग्यता, जिन एग्जाम्स की 12th पास है उनकी सीईटी अलग होगी, जिनकी ग्रेजुएशन है उनकी सीईटी अलग होगी। और ये 2 सूचियां जो कार्मिक विभाग ने जारी की है कि किन किन एग्जाम्स के लिए अनुसूची फर्स्ट में कौन सी एग्जाम है और अनुसूची सेकंड में कौन सी एग्जाम है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पॉइंट नंबर 3 है समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। RSSB जो है वो अपने राजस्थान स्टेट की 3600 ग्रेड पे तक की वैकेंसियां जो डिफाइंड है वो एग्जाम्स लेता है। इसके ऊपर जो है या इसके अबव जो एग्जाम्स होते हैं वो RPSC लेता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो ये सीईटी है अभी, जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो एग्जाम्स कराई जाती है उनके ऊपर ही लागू है अभी। और ये जो एग्जाम्स सीईटी के एग्जाम लेगा वो ये बोर्ड लेगा। अब इस पॉइंट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सामान्यतः वर्ष में एक बार सीईटी का आयोजन, एक बार सीईटी आयोजित होगी। सीईटी एक बार आयोजित होगी तो इसका क्या फायदा हुआ, रेगुलर आयोजित होगी। पटवारी की एग्जाम 3 साल पहले आई थी, अभी तक परीक्षा नहीं हो रही, मान लो ग्राम सेवक के एग्जाम 2 साल तक नहीं हो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी इफेक्ट होगी। मेरी परीक्षा मैंने आज आवेदन किया, 3 साल बाद होनी है, तो मेरी जो तैयारी है उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा। क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि जब प्रेशर पड़ता है ना तो ही वो काम करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी परीक्षा का प्रेशर है, मेरी 2 महीने बाद परीक्षा है और मेरी 5 दिन बाद परीक्षा है, तो 5 दिन बाद तो मैं इतना कंसंट्रेट हो जाऊंगा उस पर कि बिल्कुल एक एक मिनट का ध्यान रखूंगा। तो सीईटी क्या टारगेट बेस हो जाएगा आपका। अभी मैं यही बात कर रहा था कि एग्जाम यदि लंबी ड्यूरेशन खींच जाता है, मान लो 2-3 साल खींच जाता है, तो आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। आप बिल्कुल कि यार जब एग्जाम होगी, 2-3 बार डेट डिसाइड होती है एग्जाम की, तो आपका दिमाग ये करने लग जाता है कि एग्जाम होगी तब तैयारी कर लेंगे। अब सीईटी प्रत्येक वर्ष में फिक्स होगा, तो आपको पता है सीईटी तो होना ही है, तो उसकी तैयारी आप करोगे, ये भी निश्चित है। तो आपके स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, एक टारगेट हो जाएगा, इनके पास एक बच्चों के पास टारगेट हो जाएगा, तो उससे क्या है, उनकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। और आपको पता है कि वर्तमान समय में तो आप यदि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको रेगुलर तैयारी रखनी ही पड़ेगी। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है सीईटी। इसके बाद क्या होगा, मान लो तुरंत बाद एक एग्जाम आई, आपके सीईटी में 90% का स्कोर हो गया और उसके तुरंत बाद पटवारी आई, तो यदि आपने यहाँ 90% प्राप्त कर लिए तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो इस स्तर का रहेगा कि आपका सिलेक्शन लगभग होना ही है। क्योंकि आपने जो तैयारी की है, सीईटी में जो सब्जेक्ट्स होंगे, अनुमानित सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, और बाकी भी विषय विशेषज्ञ जो है वो डिफाइन करेंगे। बाकी हम जो अनुमान लगा रहे हैं ये विषय तो रहेंगे ही। तो ये विषय कहीं ना कहीं परीक्षाओं में भी होते हैं, सारे विषय होते हैं। राजस्थान की परीक्षा देने राजस्थान जीके होगा ही, मैथ रीजनिंग होता है, कंप्यूटर मैंडेटरी हो ही गया सिस्टम में, तो ये सब्जेक्ट तो होंगे ही। तो इन्हीं का तो नॉलेज लेना है आपको। भाई आप 1 साल तक ये सब्जेक्ट पढ़ते रहे, आपने सीईटी पास कर ली, उसके बाद ग्राम सेवक का फॉर्म आया, ग्राम सेवक का फॉर्म आ गया कि जिसने सीईटी में 70% प्राप्त किए या 60% प्राप्त किए, वो लेवल डिफाइन करेगी कि जो कमेटियां बनेंगी वो डिफाइन करेंगी। तो मान लो मैं मानता हूं कि 60% वाले को अप्लाई करने दिया, तो आपके मान लो 60 से ऊपर आ रहे हैं, तो पहले से तैयारी तो कुछ तो है ही ना। तो आपकी जो तैयारी है वो इससे क्या रहेगी, सामान्य वर्ष में एक बार फिक्स शेड्यूल होगा तो तैयारी हमेशा रेगुलर रहेगी ही। पॉइंट नंबर 4, समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित। एक चरण होगा, सीईटी एक ही चरण होगा। और आपको पता है कि अधिकांशतः परीक्षाएं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित, मतलब जो एबीसीडी आते हैं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ABCD बेस, उस बेस पे होगी। और ये जो है एक ही चरणीय परीक्षा होगी, जैसा आपको बता रखा है। 5वां पॉइंट क्या कहता है
कि समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ, तो ये तो देखिए प्रशासनिक मैटर है भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक प्रकोष्ठ बनाएंगे। वो प्रकोष्ठ क्या करेगी, उसका नियमित जो है सीईटी को प्रत्येक वर्ष नियमित दिनांक को आयोजित कराना है, तो उसके लिए भी एक कमेटी चाहिए ना, तो वो कमेटी डिफाइन करेगी। तो ये प्रशासनिक स्तर का पॉइंट है और ये अपने विद्यार्थियों के लिए विशेष जो काम का पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करें अपन, पॉइंट नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब ये आधी कहानी हो गई, पूरा जो नोटिफिकेशन है उसकी आधी कहानी हो गई। क्या आधी कहानी क्या हो गई, अंकों को सार्वजनिक, आपके जो नंबर आए हैं बिल्कुल डिस्प्लेड किए जाएंगे। सीईटी का कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा। 2 विद्यार्थी, मान लो एक तो मैं हूं ए, एक विद्यार्थी है बी, मेरा मित्र ही है, मेरे मान लो 30% आए और इसके आ गए 60%। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ये भी पास है, मैं भी पास हूं, मैं तो अपने आप में ये मानता हूं, क्योंकि सीईटी में पास फेल की कहानी तो है ही नहीं। फिर कोई विज्ञापन आया किसी भी परीक्षा का, उसमें कह दिया कि 50% वाला अप्लाई करेगा, तो मैं रह गया ना यहां। तो ये क्या कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्कोर नहीं करना है, स्कोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां आपका 30% रहा है। तो भाई मेन जो परीक्षा होगी, मान लो कोई भी परीक्षा हो, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है, आपने सीईटी में 30% लाए हैं, तो वहां आप 90% ले आओगे, ये कभी संभव है ही नहीं। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है, लेकिन आपको स्कोर करना है। क्यों, मान लो सीईटी में क्या होगा, जैसे बैठेंगे राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी बैठ गए मान लो, ठीक है, और इसमें 70% से ऊपर आए 1 लाख। और पटवारी के विज्ञापन में क्या कहा कि जिसके 70% से ऊपर है वही सीईटी में अप्लाई करे, तो उस समय क्या हो जाएगा, केवल 1 लाख विद्यार्थियों के मध्य कंपटीशन रहेगा। तो इनके बीच 1 लाख विद्यार्थियों के मध्य कंपटीशन रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, सेंटर्स कम बनाने पड़ेंगे, जो बड़े शहर है उनमें परीक्षा आयोजित होगी। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो आप घटनाएं देखते हैं कि परीक्षाओं में कहीं धांधली हो जाती है, तो ये घटनाएं बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत अच्छा फायदा है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक को ये नहीं समझे कि मेरे 60% आ गए तो खूब हो गए, ये नहीं है, आपको लाने 90% ही है, क्योंकि तैयारी आपकी 90% की है। तो आगे मेंस एग्जाम जो होगी या किसी भी पद के लिए जो आगे की परीक्षा होगी सीईटी के बाद वाली, उसमें आपके जो ये पहले के 90% लाए हुए बहुत काम आएंगे, नॉलेज काम आएगा। और ये एक पॉइंट ये है, किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित, मैंने ये कह दिया ना कि मान लो 30% आए और 60% आए, इसने कह दिया कि 50% वाला अप्लाई करेगा। तो यही इसका बेस है कि सीईटी में जो नंबर आएंगे उसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा या मुख्य आधार रहेगा वही रहेगा कि इसमें जो नंबर ले आए आप, उसके आधार पर आपको अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपको ये जो अभी जो पटवारी की वैकेंसी चल रही है, इसमें शायद मेरे हिसाब से 4400 या 4100 के आसपास पद है, उनके लिए 12 लाख फॉर्म आ गए। तो ये दिक्कत बाद में नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि सीईटी का स्कोर फिक्स कर देंगे, तो उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम में बैठने वाले, उनकी संख्या भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसको क्या है कि केवल आवेदन के लिए, आवेदन का बेस बनाया कि आप मेन एग्जाम के लिए आवेदन कर सको। अब आगे क्या है, समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष होगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन का पात्र माना जाएगा। मतलब आपने सीईटी दे दी, मान लो सीईटी डिफाइन हुई 2022 में, 21 में तो अभी कमेटी भी बनेगी, समय भी लगेगा, तो हो सकता है 21 में नहीं 22 में एग्जाम लगी। 22 में एग्जाम लगने के बाद इसके 3 साल बाद तक आपका जो स्कोर, मान लो आपके 70% आए और 2023 में एक वैकेंसी आई पटवारी की या 2024 में एक वैकेंसी आई पटवारी की, उसमें कह दिया कि सीईटी में जिसके 50% है वो अप्लाई कर दे, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि 3 वर्ष तक कोई भी वैकेंसी है, जो इसमें पद डिस्क्राइब कर रखे हैं, जो अनुसूचियों में पद दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैकेंसी है उसमें आप अप्लाई कर सकोगे। पॉइंट नंबर 8 क्या है, इस परीक्षा में बैठने अवसरों की सीमा नहीं। मैंने शुरू में भी बताया था आपको, जो शुरू में चंद लाइनें थी उनमें डिस्क्राइब था कि अवसरों की सीमा नहीं, आप 2 बार बैठो, 5 बार बैठो, 10 बार बैठो, यदि
आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितने भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप मान लो आपने दिया 2022 में सीईटी दिया, आप क्या है 60%, आप कह रहे हो कि सर 60% तो कम है, मैं तो संतुष्ट नहीं हुआ मेरे प्रदर्शन से, 2023 में दो। 2023 में मान लो आप क्या है 70%, फिर भी आपने कहा कि सर तैयारी के हिसाब से मार्क्स नहीं आए, तो 2024 में दो। 2024 में आए 80% मान लो, ठीक है, आपका स्कोर लगातार ग्रोथ हो रहा है, 80% आ गए आपके यहाँ। तो अब इन तीनों में से आप लगातार शामिल हो और इन तीनों में से जो अधिकतम स्कोर है, आप जिस स्कोर को काम में लेना चाहो उस स्कोर को काम में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर ये भी हो सकता है 22 में 80 आए और 24 में जाके 60 हो जाए। मान लो आपकी परिस्थितियां ऐसी रही कि तैयारी कंटिन्यू नहीं ले सके, तो आप बिल्कुल इस 22 में जो 80 आए हैं उस स्कोर को भी 3 साल तक काम में ले सकते हो। यदि आप लगातार परीक्षा दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, इनमें से कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। आपने मान लो दूसरे अटेम्प्ट में 85% नंबर लाए, तो वो आपका जो 85% का स्कोर है ना, उसको आप बिल्कुल काम में ले सकते हो कि हाँ सर मान लो 22, 23, 24 3 साल में, दूसरी साल में सबसे ज्यादा नंबर आए या पहली साल में है तो पहली साल वाले को भी आप काम में ले सकते हो। तो इस वजह से तो बिल्कुल भयभीत ना रहे कि सर दूसरी साल मेरे नंबर कम हो गए तो भाई पहले वाला काम में ले लेना, स्कोर क्या फर्क पड़ रहा है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करके परीक्षा में बैठना ही तो है। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान। देखो ये तो आरक्षण से संबंधित प्रावधान तो हर स्टेट के भी हैं, सेंटर के भी हैं, तो ये तो रूल्स पहले से बने आ रहे हैं और जो रूल्स डिफाइन है पहले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रूल्स डिफाइन है उनके अनुसार ही चलेगा। समान पात्रता परीक्षा केवल, ये लाइन आप ध्यान से पढ़े भाई, केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मान लो मैंने सीईटी दी, ये नियम क्या कहता है, मेरे 90% आ गए, मेहनत अच्छी थी तो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 90% आ गए तो मुझे नौकरी दो, ये आधार कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि यहां क्या लिखा है, सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है। कोई अभ्यर्थी है जिसके यहाँ 50% आए, ठीक है, और आपके 90% आ गए, और कोई विज्ञप्ति निकली मान लो किसी भी पद के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए निकली, तो उसमें कह दिया कि सीईटी में जिसके 50% आए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके यहाँ 50% है, ये भी भर सकता है और ये भी भर सकता है। उस समय ये दोनों समान रह गए। हाँ, नॉलेज आपका अलग अलग होगा, परसेंटेज के आधार पे नॉलेज अलग होगा, लेकिन आपके अधिक अंक आए, उच्च अंक आए हैं, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप वहाँ ये दावा कर सको कि मुझे नौकरी दो, बिल्कुल भी ये आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो लाइन लिखी है यह केवल एक पात्रता परीक्षा है। तो अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 11, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बार ये पंजीयन जो मैंने बताई थी आपको, ये क्या होगा कि आप एक फॉर्म भरते हैं, मान लो पटवारी का फॉर्म आया उसको अलग भरेंगे, ग्राम सेवक का आया उसको अलग भरेंगे, जूनियर अकाउंटेंट का आया उसको अलग भरेंगे, जेलर का आया उसको अलग भरेंगे, सुपरवाइजर का आया उसको अलग भरेंगे, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। सीईटी का फॉर्म एक बार भरेंगे, एक बार भरने के बाद आपके एक यूनिक आईडी नंबर, आधार नंबर जैसे है यूनिक है ना, सबका अलग अलग है, उसी प्रकार सीईटी का एक बार फॉर्म होगा और एक बार फॉर्म के बाद एक यूनिक आईडी नंबर दे दिया जाएगा। वो यूनिक आईडी नंबर क्या करेगा कि जैसे एक वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी में क्या करेंगे कि मान लो आपको उससे सिर्फ वो यूनिक आईडी मांगेंगे, वो यूनिक आईडी नंबर आपने डाल दिया तो उसके बाद क्या है, सारी डिटेल्स आपकी वहां से फेच कर लेगा, वो आपकी पूरी डिटेल्स, फॉर्म की डिटेल, सारी डिटेल फेच करके आपका आवेदन हो जाएगा। इससे क्या होगा, बार बार आवेदन नहीं करोगे, बार बार आवेदन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका शुल्क बचेगा, शुल्क बचेगा तो स्टूडेंट क्या है, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। भाई विद्यार्थियों के साथ क्या दिक्कत होती है, मान लो हमने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां की हैं और सभी शिक्षक भी कभी ना कभी विद्यार्थी थे, तो इस फेज से तो गुजरते ही हैं
कि आर्थिक जो है वो आर्थिकता भी एक बड़ा महत्व रखती है, तो आप इकोनॉमिक लेवल पर भी कहीं ना कहीं सीईटी का एक फायदा मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो आपने सीईटी के लिए अप्लाई किया, उसके बाद जो एग्जाम है मान लो ग्राम सेवक की आई, तो उसका एक मिनिमम शुल्क वो रख सकते हैं। बाकी आपको ये नहीं आप ई मित्रा पे जाके बैठते हो अभी फॉर्म भरने के लिए, उसके भी पैसे लेते हैं। ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। एक बार सिर्फ एक सिंगल पोर्टल से आवेदन करना होगा, तो बार बार आवेदन करने की भी दिक्कतें नहीं रहेगी। और इससे क्या हो जाएगा कि इसी पॉइंट में अपन कंटिन्यूस बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सभी नियोक्ता अधिकारी, अन्य एजेंसी और आरपीएससी, इन सब की वैकेंसियों में भी क्या है, आप यदि ये अलाउ करेंगे, इनमें समन्वय रहा, तो अपन क्या है जो ये यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा इसको फॉर्म भरने के रूप में तो काम में ले सकेंगे। और एक चीज, आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कार्य न्यूनतम हो सकेगा। ये कैसे होगा, मान लो सीईटी में 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो उनका जो है आवेदन पत्रों की जांच हो गई, क्योंकि आवेदन पत्र भी बड़ी संख्या में आते हैं तो दिक्कत रहती है ना। एक बार आवेदन पत्रों की जांच हो गई, आपको यूनिक आईडी नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, बार बार आवेदन पत्रों की जांच करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, मान लो पटवारी के अभी 12 लाख फॉर्म चेक हो रहे हैं और सीईटी के बाद मान लो आवेदन ही 1 लाख आए और वो भी सीईटी के माध्यम से चेक है, तो कहीं ना कहीं आपका समय बचेगा ना। अभी एक एग्जाम का आवेदन मांगा और आवेदन मांगने के बाद मान लो 1-2 महीने तो आवेदन करने के देते हैं, उसके बाद ज्यादा प्रतिभागी होते हैं तो उतने ही सेंटर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, मैन पावर भी उतनी देखनी पड़ती है, आपके फॉर्मों की जांच भी उतनी ज्यादा क्योंकि एक 12 लाख की हो, एक 1 लाख की हो, तो समय बचेगा तो क्या होगा, जब रिक्रूटमेंट आएगा, विज्ञापन आएगा, उससे लेके आपकी ज्वाइनिंग के समय जो आज 1-1.5 साल लग जाता है, उसको मैं मानता हूं कि यदि करवाना चाहिए तो आराम से 6 मंथ में करवा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही प्रॉफिट वाला पॉइंट हो जाएगा उनके लिए कि उनको कम समय में ज्वाइनिंग मिल जाए। एग्जाम देके और बिल्कुल कम समय में ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट रहेगा। और दूसरी बात, प्रतिभागी कम रहेंगे परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं आप करप्शन वगैरह इन चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। तो जो आपके लिए ये पॉइंट है वो इतना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल कम समय में जॉब मिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। आगे जो अपन बात करते हैं, संलग्न अनुसूची में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने एवं इसके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये तो प्रशासनिक पॉइंट है, कार्मिक विभाग सीईटी के नियम बनाएगा, क्योंकि सिलेबस भी डिफाइंड नहीं है अभी, और कुछ जो अभी कंफ्यूजन है, विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है, कुछ शिक्षकों को भी कंफ्यूजन है, वो सारे तो इसके बाद ही दूर होंगे। अब ये क्या है, समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। बहुत से विद्यार्थियों के साथ क्या समस्या है, काफी विद्यार्थी क्या, अभी एक पटवारी की वैकेंसी चल रही है, उसके लिए पूछते हैं सर सीईटी पटवार पे लागू होगा क्या। इसने स्पष्ट लिख रखा है कि प्रक्रियाधीन ओब्लिक विज्ञापित। प्रक्रियाधीन का मतलब मान लो कोई एग्जाम किसी का विज्ञापन निकल गया लेकिन फॉर्म नहीं भरे, ठीक है, और एक मान लो विज्ञापन निकल गया, फॉर्म भी भर गए लेकिन एग्जाम नहीं हुई, वो तो प्रक्रियाधीन होगी। और विज्ञापित का मतलब कोई विज्ञापन तो निकल गया लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में ये सीईटी उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन जिस दिनांक को आया है उससे पहले जिन भी परीक्षाओं की विज्ञप्ति निकल गई, जैसे पटवार चल ही रहा है, उन परीक्षाओं पे सीईटी लागू ही नहीं है। तो पटवार वाले जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो दिमाग में ये रखे कि उनका पटवार जो एज यूजुअल पुराने पैटर्न पे था वो ही चलेगा, उसको सीईटी कहीं भी प्रभावित नहीं करेगा। अब एक चीज मैंने बताई भी थी, राज्य सरकार से संबंधित राज्य के उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थाओं में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि मान लो किसी के 50% आए, किसी के 90% आ गए। सर अब आप कहोगे कि सर ज्यादा परसेंट लाने से क्या फायदा, 50 वाला भी अप्लाई कर रहा है, 90 वाला भी अप्लाई कर रहा है, फायदा होगा। यहाँ फायदा कैसे होगा, मान लो आपके जो किसी बड़ी कोचिंग संस्थान है उसको शिक्षक चाहिए, कोई विद्यालय है उसको शिक्षक चाहिए, वो क्या करेंगे, मान लो कि सीईटी में 70% है, मान लो 80% है, 70% है, वो अप्लाई करें, 80% है वो अप्लाई करें, उस समय आप कहाँ अप्लाई कर पाओगे। तो जो बोर्ड है, मान लो नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, नगर निगम एग्जाम करवाती है, तो नगर निगम भी सीईटी के स्कोर को काम में ले सकती है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में इस स्कोर का उपयोग कर सकते हो, और बिल्कुल करेंगे ही, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं
इसमें जो स्कोर है वो भी तो आपकी योग्यता को डिफाइन करता है ना भाई। एक जना 60% ला रहा है, एक जना 90% ला रहा है, दोनों की योग्यता में अंतर तो है ही ना। और प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता देखी जाती है कि हाँ कौन ज्यादा योग्य है। तो जो प्राइवेट बॉडीज है, मान लो कोई भी पब्लिकेशन है, कोई बड़ी कोचिंग संस्थान है, कोई विद्यालय है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई निगम है, तो वो किसके स्कोर को काम में लेंगे? सीईटी के स्कोर को बिल्कुल काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे कर्मचारी मिल जाएंगे। जैसे गेट वगैरह की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं इंडिया में, उनको जो पीएसयूज कंपनीज है उनके स्कोर को बिल्कुल काम में लेती है। तो वो मेथड ही यहां अपनाया जा सकेगा। जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है वो सीईटी में जिनका स्कोर अच्छा है उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीईटी का जो स्कोर है वो यहां आके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके 90% आए तो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज में भी काम करने के योग्य हो जाते हो। तो सीईटी के जो ये तो मुख्य बिंदु थे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी 2 अनुसूचियां हैं, अनुसूची फर्स्ट और सेकंड। अनुसूची फर्स्ट क्या है? जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम्स होती है, जिनकी योग्यता क्या है? स्नातक होती है। कौन कौन से एग्जाम है? जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला अधिकारिता, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये क्या है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर? वीडियो। पहले ग्राम सेवक के नाम से निकलती थी ये वैकेंसी, अब इसका पदनाम चेंज कर दिया गया, अब इसका पदनाम कर दिया गया वीडियो। ठीक है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड। तो ये तो क्या है, ये इन सब के लिए तो एक अलग सीईटी होगी। ये जो सारे पद हैं इनके लिए अलग सीईटी होगी। और एक, क्योंकि इसकी योग्यता जो इन पदों की है वो स्नातक है। ठीक है। और जो अनुसूची सेकंड में है जो पद, जैसे लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी जमादार, इनके लिए जिनकी योग्यता 12th पास है इनके लिए अलग सीईटी होगी। तो दोनों अनुसूचियां हो गई और दोनों अनुसूचियों में अलग अलग पद हो गए। लगभग 20 प्रकार की सर्विसेज होगी जिनके लिए अपन सीईटी का टेस्ट देंगे, या जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो सीईटी आयोजित कराएगा। अब कुछ ऐसे डाउट्स हैं, बच्चे कहते हैं सर हमें फायदा क्या है इसका, इसकी नुकसान क्या है, ये इसका सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्य विषय है मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये तो रहेंगे ही आप मानो। बाकी प्लस माइनस जो विशेषज्ञ हैं वो करेंगे। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आपके बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे तो कहीं ना कहीं आप में आर्थिक स्थिरता आएगी। ठीक है। सेकंड लाभ ये होगा कि करप्शन की संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेंटर्स है ना, जो सेंटर्स है प्रतियोगी परीक्षा होंगे वो बड़े जिलों में दिए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होंगे। तो सरकार के वो पूर्णतः नजर में रहेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत क्रिएट ही नहीं होगी। काफी स्टूडेंट हो गए सर पुलिस भर्ती में लगेगा क्या, सर रीट में लगेगा क्या, सर आरएएस में लगेगा क्या। जो आरपीएससी के एग्जाम्स, आरपीएससी जो एग्जाम्स कराते हैं उन पे सीईटी अभी किसी भी प्रकार से आरोपित नहीं है, नहीं लगेगा। आगे देखा जाएगा कि आगे क्या प्रावधान आता है। ठीक है। और जो शिक्षक भर्ती है आरपीएससी करा रही है, शिक्षक भर्ती, उनमें भी कहां लग रहा है? रीट में तो ऑलरेडी है। रीट तो खुद ही एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उसके आधार पे, उसके प्रतिशत के आधार पे सिलेक्शन कर लिया जाता है। पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती भी अभी इसके अंदर आ नहीं रही। हाँ ये कर सकते हैं पुलिस वाले, जो बोर्ड है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है पुलिस, वो ये कर सकते हैं कि आपके सीईटी में 50% आए तो अप्लाई करो, बिल्कुल इसकी योग्यता को धारित कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या प्रयास करें कि सीईटी का स्कोर जितना ज्यादा आप कर सके उतना करें, क्योंकि कल प्राइवेट कंपनीज है वो भी रिक्रूट करेंगी, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिक्रूट करेंगे। उस समय वो आपका सीईटी का स्कोर देखेंगे, यार सीईटी में 90% है, मतलब अच्छी मेहनत करी है। और अच्छी मेहनत करने वाला तो कहीं ना कहीं कामयाब होता ही है। तो मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि सीईटी में आपका स्कोर अधिक से अधिक होना चाहिए। एक बार में नहीं हो रहा, दोबारा देना, दोबारा में नहीं हो रहा, तीसरी बार देना, तो अधिकतम मैक्सिमम स्कोर तो अचीव करना ही है। और सीईटी के लिए आप जो मेहनत करोगे वो आपके एग्जाम के लिए भी काम में आएगी। तो मैं तो सीईटी को आप ये मान के चलो, मैं आपको ये मार्गदर्शन देता हूं कि सीईटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम मान के चले, और सभी विद्यार्थी जो मेहनत करेगा वो सफल होगा ही। ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है, कर तू मेहनत, कामयाबी कदम चूमने आएगी, मिलेगी जो सफलता वो तेरे संघर्ष की कहानी बताएगी। धन्यवाद।